हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ लिया था, जो लेक्चर 4 था अपना। और आज हम अब सेकंड रिएक्शन जो हेलो एल्केन्स की है, विच इज़ सेकंड और थर्ड रिएक्शन, दोनों ही आज कवर करेंगे। सबसे पहला तो ये एलिमिनेशन रिएक्शंस है और दूसरा है रिएक्शंस विथ मेटल्स। तो एक बार हम फटाफट अपने कंटेंट पे आते हैं कि कौन कौन से कंटेंट्स अपन ने कवर कर लिए हैं। क्लासिफिकेशंस हमने पढ़ लिया था, न्यूमेनक्लेचर पढ़ लिया था, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज देखे थे। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स में थे अपन। तो केमिकल रिएक्शंस में हमने डिस्कस किया था कि 3 डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस ये शो करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, ये 2 रिएक्शंस हमने देखा था। एक तो SN1 पढ़ा था और एक SN2 पढ़ा था। इसमें 2 रिएक्शंस के बारे में हमने देखा था कि कौन से कंडीशंस SN1 को फेवर करते हैं और कौन से कंडीशंस SN2 को फेवर करते हैं। और आज हम अब जो बाकी दोनों टॉपिक्स हैं, एक तो एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये सीखेंगे, और दूसरा हम रिएक्शन विथ मेटल्स पढ़ेंगे। तो ये 2 टॉपिक्स पे अब आज हम वर्क करते हैं। तो सबसे पहले अपन आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस पे। तो अगेन जैसे हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन के अंदर कि ग्रुप्स जब रिप्लेस होते हैं, कोई ग्रुप किसी को न्यूक्लियोफाइल जो था वो रिप्लेस कर रहा था, तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन कह रहे थे, सब्स्टिट्यूट करना कह रहे थे। और अब हम देखेंगे कि सबस्ट्रेट से अगर कोई ग्रुप एलिमिनेट हो जा रहा है, वहाँ से बाहर आ जा रहा है, उस सबस्ट्रेट को लीव कर रहा है, ओनली लिविंग ही हो रही है वहाँ पे, तो उसको हम एलिमिनेशन कहते हैं। सिंपल से रिएक्शन एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ये कोई हेलाइड है अपना, कुछ भी जनरल हेलाइड हमने लिया है। बेस के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे ये एल्कीन बन जाता है। समझते हैं कि कैसे ये रिएक्शन होती है और कौन से ग्रुप्स यहाँ पे लीव कर रहे हैं और कैसे लीव कर रहे हैं। तो इसके लिए हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख रहे हैं। कोई भी जनरल हेलाइड अगर रहता है, जैसे मानो कि यहाँ पे हमने एक 2 डिग्री हेलाइड ले रखा है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जैसे कि आप OH माइनस से थोड़ा बेटर बेस और थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस के साथ जो बेसेस आते हैं, दे आर इथॉक्साइड आयन, मिथॉक्साइड आयन, तो ये सब जनरली हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ETO माइनस सबसे ज़्यादा कॉमन बेस है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। ETO माइनस इज इथॉक्साइड आयन। उसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, सॉल्वेंट ETOH रखते हैं ETO माइनस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ETOH। ETOH इज सॉल्वेंट। अब ये जो ETO माइनस है, ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है ना। इस रिएक्शन के अंदर जब हम बेस ले रहे हैं ETO माइनस, तो वो जो ETO माइनस है, दिस इज द बेस जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, ये अटैक करेगा सबसे पहले इस हाइड्रोजन पे, और यहाँ से ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है। एट द सेम टाइम ये हाइड्रोजन इधर डबल बॉन्ड बनाना शुरू करता है, क्योंकि वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर डबल बॉन्ड बनाते हैं। क्यों डबल बॉन्ड बनाते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये बेटर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, विच इज़ X माइनस। तो ये जो 3 स्टेप्स हमने बनाए हैं, ये तीनों स्टेप यहाँ पे साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ETO माइनस जो है वो एडजेसेंट हाइड्रोजन को, मतलब जहाँ पे हेलाइड लगा है हुआ है, उसका जो नेक्स्ट पोजीशन पे जो कार्बन है उसके हाइड्रोजन को लेकर जा रहा है, वहाँ से वो डबल बॉन्ड बन रहा है, एंड एट द सेम टाइम वहाँ से हेलोजन निकल रहा है। इन पूरे स्टेप्स के बाद अगर हम प्रोडक्ट देखें, तो ये जो ETO माइनस था, इसने यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया है, तो ये तो बन गया ETOH। और यहाँ पे क्या बचा? अगर हम अपने सबस्ट्रेट की बात करें, तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका है, ETOH बाहर आ गया है, और साथ में Br या X है, तो X माइनस यहाँ पे बाहर आ गया। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ऐसे ही हम एक जनरल रिएक्शन यहाँ पे लिख के देखते हैं। पहले एक और मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ और इसकी मैकेनिज्म आप फटाफट लिखने की ट्राई करो। ये कोई हेलाइड है, इसकी रिएक्शन हमने करवाई है ETO माइनस के साथ। ETOH सॉल्वेंट है, ETOH से हमें कोई काम नहीं है, बस लिखने के लिए लिखा हुआ रह सकता है।
आपको इसका मैकेनिज्म लिखना है। जिस कार्बन पे Br अटैच्ड है उस पे अटैक नहीं करवाएंगे। ETO माइनस एक अच्छा बेस है। जो एडजेसेंट कार्बन है उसे हम बीटा कार्बन कहते हैं। दो कार्बन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कार्बन जिससे ये हैलोजन लगा हुआ है, जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ रहता है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। और उसका जो नेक्स्ट कार्बन है, जैसे यहाँ पे दिस इज अल्फा कार्बन, जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके एडजेसेंट कार्बन को हम कहते हैं बीटा कार्बन। फिर से एक बार, जिस कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसका जो एडजेसेंट कार्बन है, जो पड़ोसी कार्बन है उसका, उसे क्या कहते हैं, बीटा कार्बन। तो जो हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है यहाँ पे वो कौन से पोजीशन से हो रहा है, बीटा पोजीशन से हो रहा है। बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे एलिमिनेट होता है। मैकेनिज्म देखें अगर हम, ये रहा अल्फा कार्बन और ये रहा बीटा कार्बन। तो जो बीटा कार्बन है इस पे हमने हाइड्रोजन बनाया, और फिर इस ETO माइनस के साथ आपको क्या करना है, ETO माइनस इस बीटा हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे जैसे ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा इधर ये डबल बॉन्ड बनाना शुरू करेगा, और वैसे वैसे ही ये यहाँ से Br माइनस निकलना शुरू हो जाएगा। ये साइमल्टेनियस स्टेप है, तीनों स्टेप एक साथ ही हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई पहले ETO माइनस ने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया हो उसके बाद डबल बॉन्ड बन रहा हो, तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। तीनों जो स्टेप्स हैं तीनों स्टेप्स ही एक साथ होते हैं। फाइनल प्रोडक्ट अगर हम बनाएं, ETO माइनस और H मिलकर बन चुका है ETOH। Br माइनस बाहर निकल चुका है यहाँ से, और ये जो कंपाउंड है ये पेंट टू ईन बन गया है। तो ये रिएक्शन है यहाँ पर। होपफुली आप इसका मैकेनिज्म लिख पाए होगे। अगर लिख लिए हो तो एक और मैं सिंपल रिएक्शन लिख रहा हूँ, इसका भी मैकेनिज्म खुद से एक बार लिखने की ट्राई करो। ये सिंपल सा हैलाइड लिया है हमने, और इसकी रिएक्शन भी ETO माइनस की जगह पे कोई लिख कर दे सकता है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH जो है दिस इज अल्कोहल प्लस KOH। अल्कोहल में हम इथेनॉल यूज करते हैं, इथेनॉलिक KOH भी कहते हैं इसको। अल्कोहल इथेनॉल है ETOH, और इसके साथ है KOH मतलब K प्लस एंड OH माइनस। तो ये जो ETOH एंड OH माइनस है ये एक्चुअली रिएक्शन करके, और OH माइनस यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा थोड़ा, तो ये बन जाएगा ETO माइनस, और ये बन जाएगा H2O। तो जब अल्कोहलिक KOH लिखा हुआ रहता है या इथेनॉलिक KOH लिखा हुआ रहता है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, रिएक्टिंग स्पीसीज जो है वो ETO माइनस ही है। तो आप रिएक्शन जब लिखोगे, जब मैकेनिज्म लिखोगे, अल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है या फिर ETO माइनस लिखा हुआ है, ETO माइनस लिखा हुआ है तब तो हमें पता है कि वही अटैक कर रहा है। लेकिन अगर अल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है तो फिर हमें ये समझना है कि रिएक्शन किससे करवानी है, रिएक्शन हमें करवानी है ETO माइनस से ही। तो ये दूसरा एक तरीका है बस लिखने का। तो मैकेनिज्म एक बार फटाफट पॉज करो और इसको कंप्लीट करने की ट्राई करो। बीटा हाइड्रोजन हमें एलिमिनेट करना है, ये हमें पता है। तो बीटा हाइड्रोजन जो इस कार्बन का जो एडजेसेंट हाइड्रोजन है, ऊपर वाला हाइड्रोजन भी शो करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, सेम टाइम पे Br निकलना शुरू हो जाएगा, तो ये बन गया डबल बॉन्ड। तो बहुत ही सिंपल सी एक स्टेप की रिएक्शन है, एक ही स्टेप में सारा काम यहाँ पे हो जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हमने लिस्ट बना रखी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो इनको भी यहाँ पे हम लिखते जाते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। कैसे? क्योंकि जो अपना सबस्ट्रेट है उससे दो चीज़ें एलिमिनेट हो रही हैं। अगर आप नोटिस करो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है, यहाँ पे इस सबस्ट्रेट से एक तो हाइड्रोजन जा रहा है, ETO माइनस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, और यहाँ से Br भी रिमूव हो रहा है, या जो भी हैलोजन लगा हुआ है वो हैलोजन रिमूव हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे, जब हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव हो रहा है तो इसे हम कहेंगे डीहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन। और डीहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन, जब हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों रिमूव हो रहे हैं तो इसे हम डीहाइड्रो हैलोजनेशन कहते हैं। अब हाइड्रोजन कौन से पोजीशन से एलिमिनेट हो रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे बीटा पोजीशन से एलिमिनेट हो रहा है।
तो इसे हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। इसी मैकेनिज्म को हम या इसी रिएक्शन को ये दूसरा नाम हम देते हैं बीटा एलिमिनेशन। क्यों कहते हैं? सिंस बीटा हाइड्रोजन इज बीइंग रिमूव्ड, बीटा हाइड्रोजन is being removed. तो बीटा एलिमिनेशन है या फिर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है, सब एलिमिनेशंस के बारे में ही बता रहा है। अगर आप नंबर ऑफ स्टेप्स की बात करते हो तो यहाँ पे सिंगल स्टेप रिएक्शन है। हमने देखा कि जो तीनों स्टेप्स हैं वो एक ही साथ हो रहे हैं। ईटीओ माइनस हाइड्रोजन को पे अटैक कर रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, सेम टाइम पे बीआर भी यहाँ से डिपार्ट कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं कॉन्सर्टेड स्टेप्स। सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ऑल स्टेप्स आर कॉन्सर्टेड या कॉन्सर्टेड स्टेप्स कहते हैं। वो जो तीनों स्टेप्स हैं वो एक साथ हो रहे हैं। मॉलिक्यूलैरिटी की बात करें, अगर कितने मॉलिक्यूल्स आरडीएस में इन्वॉल्व हैं, तो आरडीएस एक ही स्टेप है, यही आरडीएस है इसका, तो 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, तो इसे हम कहते हैं कि ये एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। और इसे हम E2 रिएक्शन भी कहते हैं। E2 का मतलब क्या हो गया? E2 का मतलब है एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर। E2 का मतलब क्या है? E2 का मतलब है एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर। जैसे हमने SN1 SN2 देखा था, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर एंड बाई मॉलिक्यूलर, वैसे ही यहाँ पे जो एलिमिनेशन है, दिस एलिमिनेशन इज बाई मॉलिक्यूलर, इसलिए हम इसे E2 एलिमिनेशन कह रहे हैं। अगर हम फैक्टर्स की बात करें, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, तो ऑब्वियसली बेसिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ETO माइनस है क्या है, और दूसरा उस हेलाइड पे भी डिपेंड करता है। जैसे मानो कि अगर हम डिफरेंट हेलाइड्स ले रहे हैं, चलो हम इस यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स आगे फिल करेंगे, कुछ और रिएक्शंस देख लेते हैं पहले। ये तो हमने सिमेट्रिकल हेलाइड्स लिया था। लेट्स से अगर कोई अनसिमेट्रिकल हेलाइड रहता है, ऐसा Br है, और इसके साथ हमने अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करवाई। अभी बताया मैंने कि जब अल्कोहलिक KOH गिवन है, इसका मतलब है कि हमें क्या समझना है? हमें यह समझना है कि वहाँ पे ETO माइनस प्रेजेंट है। अब जब आप रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे दो डिफरेंट बीटा पोजिशंस हैं। अगर नोट करो तो यहाँ पे ये भी बीटा पोजिशन है और ये भी बीटा पोजिशन है। क्या बताया था अभी? जिस हेलाइड जो हेलोजन है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके नेक्स्ट कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। अब क्योंकि दो बीटा पोजीशंस हैं, किसी भी बीटा पोजीशन से आप एलिमिनेशन कर सकते हो, लेकिन दोनों इक्वल अमाउंट में प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो इधर वाला इधर से भी हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है और वो दूसरे तरफ से भी हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है। तो ऐसे केस में फिर दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। ऐसा प्रोडक्ट भी बन सकता है, और अगर दूसरा हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ, अगर आपने इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया है, तो फिर ये प्रोडक्ट भी इधर से बन सकता है। दो प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनने के चांसेस हैं। जब दोनों प्रोडक्ट्स के परसेंटेज देखे जाते हैं तो ये पाया जाता है कि जो ज़्यादा स्टेबल है या जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है वो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन कौन सा है? ये है मोर सब्सटीट्यूटेड। अब सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है? सब्सटीट्यूशन का मतलब है कि इस डबल बॉन्ड पे कितने एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप डबल बॉन्ड को नोट करो तो ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, इस डबल बॉन्ड के पास कितने एल्काइल ग्रुप्स हैं? तो यहाँ पे इधर भी मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है। दिस इज डाई सब्सटीट्यूटेड। वहीं अगर आप इस डबल बॉन्ड को देखते हो तो इस डबल बॉन्ड के पास केवल एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और अगर एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो दिस इज मोनो सब्सटीट्यूटेड। तो ऐसे केस में मोर सब्सटीट्यूटेड, दिस इज डाई सब्सटीट्यूटेड,
एंड दिस इज मोनो सब्सटीट्यूटेड। जो ज़्यादा सब्सटीट्यूशन होती है उसमें एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। एल्कीन की स्टेबिलिटी में हम सीखेंगे इसको, या 11th क्लास का अगर आप ध्यान करो तो वहाँ पे आपने थोड़ा देखा होगा कि जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर हमें ये फैक्ट याद है तो ये ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है, और जो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है मोर सब्सटीट्यूटेड है तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, और अगर ज़्यादा स्टेबल है तो फिर ये होता है यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट। तो जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होता है वो स्टेबल रहता है जनरली, और वो मेजर प्रोडक्ट रहता है। ये जो रूल यहाँ पे एक रूल भी है जिसे हम जेटसेफ रूल कहते हैं, या फिर सेटजेफ उसे प्रोनाउंस करते हैं, जैसा एनसीईआरटी ने लिखा है कि हम इसे जेटसेफ लिखते हैं एंड प्रोनाउंस करते हैं सेटजेफ, मतलब ऐसा प्रोनाउंस करते हैं। तो ये रूल क्या है, प्रोनाउंस करने की बात तो ठीक है, जेटसेफ्स रूल क्या है? ये रूल है कि जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा इस केस में। इज द मेजर प्रोडक्ट। जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे ये जो दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इन दोनों प्रोडक्ट्स में जैसा हमने अभी देखा कि ये डाई सब्सटीट्यूटेड है और ये मोनो सब्सटीट्यूटेड है, तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, और ये होगा माइनर प्रोडक्ट। एक मेजर प्रोडक्ट है जो ज़्यादा स्टेबल है, और दूसरा है माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन की बात करें, जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहे थे, एक तो हमने देखा कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन होती है, यहाँ पे सिंगल स्टेप रिएक्शन है, बाईमॉलिक्यूलर है, और साथ ही दिस रिएक्शन फॉलोज जेटसेफ रूल। जेटसेफ रूल को रिएक्शन फॉलो करती है, मतलब जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन रहता है वो यहाँ पे बनता है एज मेजर प्रोडक्ट। साथ ही जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी है, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो SN1 SN2 की तरह ही है। अच्छा, लिविंग ग्रुप जैसे हमने देखा था लास्ट क्लास में, आप रिकॉल करो कि कौन से ग्रुप्स आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड्स में अच्छे लिविंग ग्रुप्स कौन होते हैं। तो हमने देखा था कि जो आयोडाइड्स हैं वो सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है यहाँ पे आयोडाइड्स के साथ सबसे फास्ट होता है RI, देन RBr, देन RCl, और फिर सबसे कम होती है रिएक्शन RF के साथ। मतलब अगर आयोडाइड्स हैं तो उनका एलिमिनेशन सबसे फास्ट होगा, देन ब्रोमाइड्स, देन क्लोराइड्स एंड देन फ्लोराइड्स। एक चीज़ और, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस कर ही रहे हैं तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे रिएक्शंस भी ले रहे हैं, जैसे हमने ये दो रिएक्शन लिखा है, रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2। इसके साथ हम ETO माइनस की रिएक्शन करवा रहे हैं या अल्कोहलिक KOH के रिएक्शन करवा रहे हैं, और ये देखते हैं कि इन दोनों रिएक्शंस में से कौन सी रिएक्शन फास्टर होगी एंड कौन सी रिएक्शन स्लोअर होगी। सबसे पहले तो आप इनके मेजर प्रोडक्ट्स बनाने की ट्राई करो। कैसे मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे? सबसे पहले बीटा हाइड्रोजन देखेंगे, और जिधर बीटा हाइड्रोजन है उधर से एलिमिनेशन होगी। जैसे यहाँ पे इधर भी बीटा हाइड्रोजन है और इधर भी बीटा हाइड्रोजन है, बाकी ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे दो तरफ से आप एलिमिनेशन प्रोडक्ट बना सकते हो। एक तो हम इधर से एलिमिनेशन प्रोडक्ट बना सकते हैं और एक इस तरफ से बना सकते हैं। अब बात है मेजर और माइनर की, तो मेजर और माइनर में कौन सा इन दोनों में से मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा? तो इन दोनों में से ये है ट्राई सब्सटीट्यूटेड। कैसे ट्राई सब्सटीट्यूटेड है? इस एल्कीन को देखेंगे, इस एल्कीन के पास 3 एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, और इस एल्कीन को देखेंगे यहाँ से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड है, ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगा, एंड देयरफॉर ये है मेजर प्रोडक्ट और ये दूसरा है माइनर प्रोडक्ट। तो बहुत ही सिंपल सा काम है। वही इधर अगर हम देखें तो इधर भी दो बीटा पोजिशंस हैं,
इधर भी बीटा है और इधर भी बीटा है, तो दो एल्कीन्स बनाएंगे फिर हम। और मेजर माइनर की अगर बात करें तो ये हो जाएगा मेजर। अब अगर आप केवल मेजर मेजर प्रोडक्ट को अगर हम कंपेयर करें, लेट से कि यहाँ पे हम केवल मेजर प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं, ऑब्वियसली मेजर प्रोडक्ट को ही कंपेयर किया जाएगा। जब भी कंपैरिजन रहेगा तो हमें जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है उसको ही कंपेयर करना रहता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कौन सी रिएक्शन फास्टर होगी, तो उसके लिए हमें अगेन देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से स्टेबल एल्कीन कौन सा है। ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड है और ये डाई सब्सटीट्यूटेड है, एंड देयरफॉर ये ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है तो उसकी फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। तो जब यहाँ पे रेट को कंपेयर किया जाएगा तो जो रिएक्शन 1 है ये फास्टर होगा देन रिएक्शन 2। क्यों? क्योंकि रिएक्शन 1 में ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बन रहा है। एंड यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो 3 डिग्री हैलाइड्स हैं, देखो यहाँ पे ये 3 डिग्री हैलाइड था और ये 2 डिग्री हैलाइड था, तो एक जनरल रेट यहाँ से ये निकल कर आता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस पे भी डिपेंड करती है कि वो हैलाइड कैसा है। जो 3 डिग्री हैलाइड्स हैं इनकी रेट ऑफ रिएक्शन जनरली फास्टर होती है देन 2 डिग्री हैलाइड्स, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट भी बन रहा होता है देन 1 डिग्री हैलाइड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे निकल कर आते हैं कि कौन सा कैसा रिएक्शन है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, बीटा एलिमिनेशन है। देन हमने देखा कि एक ही स्टेप सिंगल स्टेप में हो रही है एंड बाई मॉलिक्यूलर है, तो हमने इस रिएक्शन को E2 रिएक्शन कहा। फिर हमने देखा कि जेटसेफ रूल फॉलो करती है, मतलब जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है वो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट में बनता है। फिर हमने रेट ऑफ रिएक्शन देखी कि अगर आयोडाइड्स हैं, ब्रोमाइड्स हैं, फास्टर रिएक्शन करते हैं देन क्लोराइड्स देन फ्लोराइड्स। और फिर 3 डिग्री हैलाइड 2 डिग्री हैलाइड में कंपैरिजन देखा कि कौन से हैलाइड्स फास्टर रिएक्शन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स ले रहे हैं, इन एग्जांपल्स को आप फटाफट सॉल्व करने की ट्राई करो। आप पॉज करो इसको और पॉज करके आप ये मेजर प्रोडक्ट्स बनाने हैं। देखो कि मेजर प्रोडक्ट आप बना पा रहे हो या नहीं खुद से बना पा रहे हो। मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ, आप पॉज करके पहले सॉल्व कर लो। तो फर्स्ट वाला एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे बीटा पोजीशंस देखना है हमें, इधर और इधर बीटा पोजीशन है, दोनों तरफ आप एल्कीन बना सकते हो। तो मेजर प्रोडक्ट ये वाला एल्कीन बनेगा, ये तो माइनर बनेगा। सेकेंड वाले की अगर हम बात करें तो सेकेंड वाले में भी दोनों तरफ बीटा पोजीशंस हैं, इधर भी और इधर भी, तो दो एल्कीन्स बन सकते हैं इसमें भी। एक एल्कीन ऐसा बनेगा और एक एल्कीन ऐसा बनेगा। तो ये हो जाएगा इसमें मेजर, क्योंकि ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड है और ये मोनो सब्सटीट्यूटेड है। उस एल्कीन से एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट कहते हैं। सी वाले में देखो तो सी वाले में बीटा पोजीशन एक तो ये है और ये दोनों तो सेम ही बात हो गई, सिमेट्रिकल है। और एक ये, तो प्रोडक्ट अगर हम बनाएं तो या तो इधर से बना सकते हो और या तो फिर बाहर वाले पे बना सकते हो। तो ये बन जाएगा मेजर और दूसरा जो है वो क्या होगा? वो माइनर प्रोडक्ट होगा। इसमें भी दो तरफ बीटा है और वो डिफरेंट है, तो दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा और साथ ही डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा। तो ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड है, ये बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो सिंपल सी रिएक्शन है, हमें बस बीटा एलिमिनेशंस आइडेंटिफाई करने हैं और उसके बाद फिर हम ये बीटा पोजीशंस आइडेंटिफाई करने हैं और फिर हम एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पे, विथ बल्की बेस लाइक टर्ड ब्यूटॉक्साइड, दिस इज व्हाट? दिस इज टर्ड ब्यूटॉक्साइड। ये जो कंपाउंड हमने लिखा है इसका नाम क्या है? इसका नाम है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड या सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। अभी हमने केवल TBuO माइनस का नाम लिखा है, तो दिस इज टर्ड ब्यूटॉक्साइड आयन। इसे कोई ऐसे भी रिप्रेजेंट करता है। ये स्ट्रक्चर कैसा है? CH3 है, एक और CH3 है, एक और CH3 है और फिर ये O माइनस है। इसे कोई ऐसे भी लिख सकता है CH3 होल थ्राइस CO माइनस।
या फिर सिंपली टर्ड ब्यूटॉक्साइड लिखा हुआ रह सकता है। तो ये डिफरेंट वेज हैं, और अगर बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करो तो बॉन्ड लाइन में इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कुछ डिफरेंट वेज हैं स्टर्ड ब्यूटॉक्साइड को रिप्रेजेंट करने के। अब हम आते हैं इधर, रिएक्शन क्या कह रहा है पॉइंट विथ बल्की बेसिस। ये एक बल्की बेस है क्योंकि दिस इज वेरी मच स्टेरिकली हिंडर्ड, बड़े बड़े ग्रुप्स यहाँ पे सराउंडेड हैं। और जब ऐसे बड़े बड़े ग्रुप्स अगर सराउंडेड रहेंगे तो आप खुद ही सोचो कि कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करना आसान रहेगा, इस हाइड्रोजन को, बीटा हाइड्रोजन, या फिर इसे। ऑब्वियसली आपका आंसर आएगा कि क्योंकि हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होगी, क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, तो उस भीड़ भाड़ में ये बड़ा सा ग्रुप इस हाइड्रोजन के पास जाना कम प्रेफर करेगा क्योंकि वहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा है, तो वो इस हाइड्रोजन के पास आकर अटैक करता है। एंड ऐसे केसेस में जो मेजर प्रोडक्ट है वो इस तरफ फॉर्म होती है। ये हमें ध्यान रखना है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं। तो अगर कहीं पे टर्ड ब्यूटॉक्साइड दिया हुआ है तो फिर ऐसे केस में हम जो लेस स्टेबल एल्कीन है उसी को बना देंगे एज मेजर प्रोडक्ट। जैसे मानो कि ऐसा कोई रिएक्शन है, ये Br है और इसके साथ हमें गिवन है CH3 होल थ्राइस CO-। ऐसा अगर बल्कि बेस गिवन है तो फिर ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम इधर ही डबल बॉन्ड बना देंगे इस तरफ। ये मेजर प्रोडक्ट जो लेस स्टेबल एल्कीन है। यही रिएक्शन अगर अल्कोहलिक KOH के साथ गिवन होता तो फिर जो मेजर प्रोडक्ट था वो किधर बनाते, वो हम जो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बन रही थी वो हम मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बनाते। तो ये बात। कुछ क्वेश्चंस, नीट 21 का क्वेश्चन है, पॉज करके एक बार सॉल्व करने की ट्राई करो। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन। 2-ब्रोमोपेंटेन ले रहे हैं। The major product formed in dehydrohalogenation reaction of 2-bromopentane is pent-2-ene. This product formation is based on, अभी देखो सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं। 2-ब्रोमोपेंटेन है और इससे बन रहा है pent-2-ene। जो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है वो बन रहा है एज मेजर प्रोडक्ट। तो ऐसे केस में हमने अभी जस्ट देखा कि ये कौन सा रूल आता है, दिस इज सेट्जेफ रूल या फिर जेट्सेफ रूल जिसे कहते हैं। हकल्स रूल क्या है, हकल्स रूल तो एरोमेटिसिटी का है। हंट्स रूल क्या है, हंट्स रूल तो पेयरिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पेयर करते हैं उसके बारे में हमें बताता है। हॉफमैन रूल, तो हॉफमैन प्रोडक्ट अभी मैंने बताया कि जो लेस स्टेबल एल्कीन अगर मेजर प्रोडक्ट बनता तो फिर उसे हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ये सेट्जेफ प्रोडक्ट है। सीधा सीधा क्वेश्चन है ना, कुछ सॉल्व करना ना कुछ, अगर हमें याद है कि सेट्जेफ प्रोडक्ट होता है, दैट्स इट। आप बताओ फटाफट कि मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट क्या होता है, कमेंट में टाइप करके बताना है आपको। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म pent-2-ene is। अब यहाँ पे अगेन क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, वेरी मच सिमिलर। 2-ब्रोमोपेंटेन फिर से लिया हुआ है, टू pent-2-ene। इतनी सिमिलैरिटी पूछी है बिल्कुल, 2-ब्रोमोपेंटेन है और pent-2-ene बना है, और हमें पूछा है कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। अभी हमने इतने सारे पॉइंट्स लिखे थे। बीटा एलिमिनेशन, बिल्कुल बीटा एलिमिनेशन है। यहाँ का जो बीटा हाइड्रोजन है, इस बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा है, तो ये तो करेक्ट पॉइंट है। फॉलोज जेट्सेफ रूल, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है, बिल्कुल। डिहाइड्रेशन नहीं है। डिहाइड्रेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है रिमूवल ऑफ H2O। अगर वाटर रिमूव करते, H2O रिमूव करते, तो फिर इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन नहीं है। ABC करेक्ट चॉइसेस हैं अपने पास, तो यहाँ पे D हो जाएगा करेक्ट आंसर अपना। तो ये तो बात हो गई कि जो रिएक्शंस हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस की। अब हम आते हैं इधर रिएक्शन विथ मेटल्स। तो मेटल्स के साथ जो सबसे पहली रिएक्शन है ये है वुड्स रिएक्शन, जो कि हमने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा एल्केन्स की प्रिपरेशन में। आप जाके अगर नहीं याद रिकॉल कर पा रहे तो एक बार देखो। सबसे पहली जो मेटल हम यहाँ पे लिया है हमने, दिस इज विथ सोडियम, वुड्स रिएक्शन, और इसका यूज क्या है, टू डबल द कार्बन चेन।
कार्बन चेन को डबल करने के लिए हम इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। जो हैलाइड्स है उसको सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं ड्राई ईथर में। ड्राई ईथर क्यों यूज़ कर रहे हैं आप फटाफट रिकॉल करो। तो ड्राई ईथर हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि सोडियम जो है वो मॉइस्चर के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है। वाटर सॉल्वेंट नहीं यूज़ कर सकते, या फिर कोई और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसमें कि कोई एसिडिक हाइड्रोजन है, जैसे कि अल्कोहल होते हैं, टर्मिनल अल्काइंस है, एसिड्स हैं, इनको भी हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे वाटर के साथ रिएक्शन होती है वैसे ही उनके साथ भी वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी विगरस रिएक्शंस हो जाएंगे। तो जो कंपाउंड हम लेते हैं सोडियम के साथ वो ड्राई ईथर, या फिर जैसा आप रिकॉल करो कि सोडियम को स्टोर कहाँ पे करते हैं, तो सोडियम को केरोसिन में स्टोर करते हैं, जो कि हाइड्रोकार्बन एल्केन्स के कंपोनेंट है जिसमें कि एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है। तो ईथर में इसको हम रख सकते हैं रिएक्शन में। अगर हम सीधा प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोचें, वैसे तो कोई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है यहाँ पे, लेकिन अभी हम बस ये ध्यान रख रहे हैं कि यहाँ से ये NaBr बाहर निकल जाएगा और ये जो कार्बन की चेन है ये डबल हो जाएगी, R और R मिल जाएगा। रिएक्शन कोई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, बहुत ज़्यादा बुक्स में डिस्कस्ड नहीं है, तो फिर हम इस पर और ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि NaBr यहाँ से बाहर निकलेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे मानो कि सिंपल रिएक्शन ले रहे हैं, ये CH3Br ले रहे हैं और इसके साथ हमने सोडियम की रिएक्शन करवा दी। कोई ईथर ले सकते हो, जैसे डाईइथाइल ईथर है ET2O, तो रिएक्शन ऐसे ही होगी। ये जो CH3Br है और जो दूसरा CH3Br है, इन दोनों से ये NaBr यहाँ से बाहर निकल जाएगा और फिर ये CH3 एंड CH3 आपस में प्रोडक्ट बना लेंगे। तो एक कार्बन था और इस एक कार्बन से ये कार्बन की चेन डबल हो गई, 2 कार्बन में कन्वर्ट हो गया। अगर 2 कार्बन लेते तो फिर वो 4 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता। अगर इथाइल ब्रोमाइड लेते यहाँ पे हम सोडियम के साथ ड्राई ईथर, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान भी एक ईथर है, तो ये ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाता। या फिर 3 कार्बन लेते अगर हम, तो फिर ये 6 कार्बन की चेन में कन्वर्ट हो जाता। और अगर हम आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड लेते तो फिर ये ऐसे केस में ये दोनों तरफ जहाँ भी वो ग्रुप लगा हुआ है, जो Br लगा हुआ है, वो दोनों तरफ से इस पर ऐड हो जाएगा। जनरली 5 मेंबर्ड रिंग नहीं बनाते हैं इस तरह का कॉम्बिनेशन, मतलब जो इवन नंबर ऑफ चेन्स ही बनाते हैं, ऑड नंबर चेन्स नहीं बनाते। क्योंकि जैसे मानो कि अगर आप पेंटेन बनाना चाहते हो, है ना, आप यहाँ पे चाहते हो पेंटेन बनाना, 5 मेंबर्ड चेन बनाना, और आप सोचो कि मैं एक 2 कार्बन और एक 3 कार्बन लेकर ये बना लूँ, मतलब हमने ले लिया एक इथाइल ब्रोमाइड और हमने ले लिया एक प्रोपाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड और प्रोपाइल ब्रोमाइड लेकर अगर आप सोचोगे कि इसको प्रिपेयर कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पॉसिबल मतलब बन तो जाएगा, लेकिन क्योंकि वहाँ पे इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कौन सा मॉलिक्यूल किससे भिड़ रहा है, हो सकता है ये मॉलिक्यूल खुद के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर ले तो फिर पेंटेन के साथ साथ यहाँ पे ब्यूटेन भी बन जाएगा, या फिर ये मॉलिक्यूल खुद के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर ले तो फिर ये 3 और 3 6 कार्बन में भी कन्वर्ट हो जाएगा। और इसीलिए हम यहाँ पे, ये एक तरह से लिमिटेशन है इस रिएक्शन की कि हम ऑड नंबर्ड चेन्स को सिंथेसाइज करने के लिए इस रिएक्शन को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। और जब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं तो फिर रिएक्शन की यील्ड जो होती है वो हो जाती है खराब। लो यील्ड हो जाएगा इसमें। तो ये है वुड्स रिएक्शन, 11th वाला भी आपका रिवाइज हो गया। सेकंड जो यहाँ पे रिएक्शन है ये है विथ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ जो रिएक्शन है ये है, इस रिएक्शन का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं हैलाइड की, जैसे RX लिया है हमने, तो RX की रिएक्शन जब हम मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं, अगेन क्या कंडीशन है, ड्राई ईथर। क्यों ड्राई ईथर रख रहे हैं, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन हो सकता है, इसलिए हमने कंडीशन में ईथर रखा है। ईथर सॉल्वेंट्स के पास कोई वैसा एसिडिक हाइड्रोजन या ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, तो ईथर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। तो ये जो मैग्नीशियम है ये बेसिकली इसमें इंसर्ट हो जाता है R और X के बीच में, अगेन थ्रू सम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और ये बन जाता है RMgX। जैसे अगर आप CH3Br ले रहे हो
और इसको अगर हमने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाया सम ईथर सॉल्वेंट जैसे टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है, तो ये बन जाएगा CH3MgBr। एंड ये जो RMgBr, CH3MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये सब जो कंपाउंड्स हैं दे आर कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। स्पेशल थिंग क्या है इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में कि ये जो R ग्रुप है, ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है। ये एल्काइल हो सकता है, अराइल हो सकता है, और या फिर विनाइल हो सकता है। एल्काइल हो सकता है, अराइल हो सकता है, और या फिर विनाइल हो सकता है। तीनों में से कोई भी ग्रुप्स यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे मानो कि ये तो हमने सिंपल एल्काइल ग्रुप लिया है, अगर ये अराइल विनाइल ग्रुप ले लें कुछ, इसके साथ भी रिएक्शन हो जाएगी, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके साथ भी फॉर्म हो जाएगा। फिनाइल मतलब अराइल का मतलब है कि अगर हम बेंजीन वाले ग्रुप्स ले लें, बेंजीन के साथ Br लगा हुआ है, ब्रोमोबेंजीन है, मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा दी, तो इसके साथ भी ये बन जाएगा MgBr। तो ऐसे कोई भी रिएक्शन, जो रिएक्शंस जैसे ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड ब्रोमोबेंजीन, ये ना ही SN1 करता है और ना ही SN2 करता है। ये मैं थोड़े एग्जांपल्स नेक्स्ट क्लास में लेता हूँ, अब हम समराइज करने के लिए इन रिएक्शंस को, तो वहाँ पे हम थोड़ा और डिस्कशन करेंगे कि SN1 SN2 रिएक्शंस के जब एग्जांपल्स लेंगे तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड्स SN1 में फास्टर करते हैं, कौन से SN1 SN2 नहीं करते हैं। तो दिस इज द कंपाउंड जो कि SN1 भी नहीं शो करता है और SN2 भी शो नहीं करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एल्काइल या फिर अराइल या बेंजाइल कुछ भी है, मतलब विनाइल, फिनाइल, तो इन सब के साथ आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना सकते हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ट्रीट कैसे करते हैं? ये जो RMgX है, दिस RMgX इज ट्रीटेड एज, ये कैन बी ट्रीटेड R माइनस एंड MgX प्लस। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम R माइनस एंड MgX की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे CH3MgBr था, तो ये जो CH3MgBr है आप इसे मान सकते हो CH3 माइनस एंड MgBr प्लस। ऐसे ट्रीटमेंट से हम मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस डायरेक्टली सोच सकते हैं, और हमें यहाँ पे ये भी समझ में आता है कि क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कार्बन आयन बन रहा है, और ये सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, मच मच स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस। OH माइनस से तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड्स, तो ये रेट हमें याद रखनी है। अगेन सभी जगह पे SN1 पे भी यही रेट है, SN2 में भी यही रेट है, एलिमिनेशन में भी यही रेट है, और मेटल्स के साथ रिएक्शन में भी यही रेट है, क्योंकि कार्बन आयोडीन का बॉन्ड वीक होता है, उसको तोड़ना आसान है। फ्लोराइड्स के साथ जनरली हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनाते हैं। हमने यहाँ पे लेस देन का साइन दिया है, तो अगर जैसे CH3F है और इसके साथ अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात कर रहे हैं तो वो नो रिएक्शन हो जाएगी। तो फ्लोराइड्स के साथ हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म नहीं करते। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हैं दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर हाईली रिएक्टिव, अगेन ये NCERT से लाइन ली हुई है, आप जाके रेफर कर सकते हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट विथ एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन टू गिव हाइड्रोकार्बन्स। थोड़ा एसिडिक रहना चाहिए तो उसके साथ वो रिएक्शन करके, एल्केन के अलावा जनरली, एल्केन एल्कीन्स के अलावा ये लगभग सबके साथ रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे वाटर के साथ, तो हमने देखा कि इसे हमें कैसे ट्रीट करना है, CH3 माइनस की तरह। तो ये जो CH3 माइनस है, ये वाटर से H2O से क्या एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, ये यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये OH माइनस बन जाएगा। तो इस रिएक्शन में ये CH4 बन गया और ये OH माइनस बन गया। तो यही रिएक्शन होती है, CH3 माइनस जो है वो यहाँ से CH4 में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा कंपाउंड OH माइनस बन जाएगा। तो एक प्रोडक्ट तो CH4 सब में बनना है, CH3 माइनस ROH से यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो अगेन CH4 बन जाएगा। एसिड से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, CH4 बन जाएगा।
अमाइन से H प्लस एक्सट्रैक्ट कर लेगा, CH4 बन जाएगा, और यहाँ से भी H प्लस एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो ये CH4 बन जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम यूज़ कर सकते हैं वापस कंपाउंड को एल्केन बनाने के लिए। और दूसरा जो अनायन है, जैसे यहाँ पे RO माइनस बन जाएगा, RCO2 माइनस बन जाएगा, RNH माइनस बन जाएगा, इधर RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस बन जाएगा। तो ये डिफरेंट एसिड, सारे के सारे एसिड बेस रिएक्शंस ही हैं, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो इससे हम एल्केन वापस रिकवर कर सकते हैं। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फिर हम, अगर हमें एल्केन बनाना है तो फिर हम वापस बना सकते हैं। जैसे ये एक रिएक्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन से अगर हम सारे एल्केन्स को देखें तो ये जो पहला एल्केन है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन आप बना सकते हो। यहाँ से अगर आप ब्रेक कर दो तो बी ऑप्शन को अगर देखो तो बी है नॉर्मल हेप्टेन, तो नॉर्मल हेप्टेन नहीं बना सकते। पूछा है गुड यील्ड में कौन सा नहीं बनेगा, ये नहीं कह रहा कि कौन सा नहीं बनेगा, बन तो जाएगा हेप्टेन भी, लेकिन यील्ड अच्छी नहीं होगी। तो ऑड नंबर्ड है, ये नहीं बनेगा। बाकी तो ब्यूटेन और हेक्सेन तो सिंपल हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो उनको तो हम फॉर्म कर सकते हैं। बाकी जो लास्ट क्वेश्चन था उसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब हम ये तो अपना सारा पार्ट रिएक्शंस का हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इन रिएक्शंस को हम समराइज करेंगे, थोड़ा कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे, और ये देखेंगे कि कैसे सारे रिएक्शंस को हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली जो शुरू के एग्जाम्पल्स रहेंगे वो पार्ट, तो उसको आपको ज़रूर से देखना है। बाकी तो इसको कवर कर लो पहले, लिख के अच्छे से समझ के, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, फिर हम मिलते हैं आगे। थैंक यू वेरी मच।